हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू पीआईबी इनसाइट्स। आज पीआईबी में आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, इनफैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि उसको एक सेशन में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। सो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है नेशनल पेमेंट सिस्टम, और इसके बारे में जो अपडेट आई है वो एक रेगुलेशन के बारे में है। तो आपको पता होगा अगर आपने स्टैटिक चैप्टर्स रीड कर रखे हैं अभी तक। सो पेंशन सेक्टर की जो रेगुलेटर है उसको बोलते हैं पीएफआरडीए। सो उन्होंने एक रेगुलेशन में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी पहले से, 2018 में ये रेगुलेशन आ चुकी थी ऑलरेडी, बस इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। अब वो अमेंडमेंट किस चीज़ के ऊपर है वो हम समझेंगे। इसके अलावा हम नेशनल पेमेंट सिस्टम के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे और इससे रिलेटेड हम फैक्ट्स भी देखेंगे। आपने पिछले एक साल में बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस, इसके बीच में डिबेट काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। इनफैक्ट ना सिर्फ न्यूज़पेपर बल्कि आप किसी न्यूज़ चैनल को भी फॉलो करो अगर, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि पिछले एक साल में काफ़ी डिबेट्स हुए हैं अभी तक। सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये समझने के बाद जब आप एनपीएस के बारे में जान जाओगे तो तब फिर आपके लिए आसान हो जाएगा समझना कि क्यों ऐसा है कि कुछ पार्टीज़ एनपीएस को फेवर कर रही हैं और कुछ पार्टी ओपीएस को फेवर कर रही हैं। सो इन दोनों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, वो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले रेगुलेशन को देख लेते हैं कि ये है क्या। सो ये आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ पाए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है पूरा, हम उससे इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक अलग फिनेंशियल मार्केट का पार्ट है, ये पेंशन सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन आप इन दोनों में पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए। म्यूचुअल फंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सेम हो या फिर उनके जो गोल्स हैं वो सेम हो, वो आके कुछ पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, और उसी कंबाइंड कॉर्पस को कोई फंड मैनेजर किसी न किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिस्क एपेटाइट कितनी है एंड एक्चुअली में उनका गोल क्या है इन्वेस्टमेंट का। जैसे जो अर्ली स्टेज में, मतलब कि ग्रेजुएशन ख़त्म करने के जस्ट बाद जिनकी जॉब लगी, सो वो अभी बहुत ही छोटे एज में होते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में उनको थोड़ा लॉस हो, उनकी अगर कैपिटल डेप्रिशिएट हो रही हो, सो वो उस रिस्क को बेयर कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि उनके पास अभी काफ़ी लंबा टाइम बाकी रहता है, राइट। तो उनका जो भी लॉस हुआ है थोड़ा बहुत, वो उसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। बट कोई ऐसा पर्सन जो 55 या 60 ईयर्स के बीच में हो, ठीक है, वो ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला है अभी, सो उसके केस में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो उसके पूरी ज़िंदगी की कमाई है दैट इज़ एट स्टेक। एंड उसमें अगर उसके कैपिटल में डिप्रिसिएशन होता है किसी भी रीज़न से, हो सकता है कि उसको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाए, जिस इक्विटी स्टॉक में उसने पैसे लगाए होंगे हो सकता है कि वहाँ से वो वाइप आउट हो जाए। ऐसे केस में क्या होता है कि रिस्क एपेटाइट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सेबी की गाइडलाइंस हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अगर किसी का पैसा या फिर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी इन्वेस्टर का पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, तो ये स्टेप मस्ट है कि पहले उसे उसकी रिस्क एपेटाइट डिफाइन करनी होगी कि उसकी एज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये बिना इसको आइडेंटिफाई किए कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं लगा सकता। अब जो मैंने अभी आपको बोला कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सो ये देखते हैं कि मार्केट में अभी एग्जिस्टिंग या फिर न्यूली लॉन्च्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। उनको ये मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन सी एग्जिस्टिंग फंड्स है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, या फिर आने वाले दिनों में और कौन से फंड्स लॉन्च होने वाले हैं, जिनको हम बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। तो न्यू फंड ऑफरिंग म्यूचुअल मार्केट के लिए कुछ ऐसा ही है जैसा इक्विटी मार्केट में आप आईपीओ के बारे में सुनते हो, ठीक है। अब ये जो जितने फंड्स हैं अलग अलग, इन सब को कोई ना कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ओन करती है। तो मतलब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अब जैसे आपने आई थिंक सुन रखा होगा पहले इसके बारे में, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, उसी तरह म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एएमसीज होते हैं। एंड हर एएमसी में आप देखोगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स टाइम टू टाइम लॉन्च होते रहते हैं नए नए। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, जैसे जो एएमसी है जिसने अभी कोई फंड लॉन्च किया हो या फिर बहुत पहले कर चुकी हो, ये या तो आप उनके साइट पे जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या फिर कुछ इंटरमीडियरीज होती हैं जो या तो बैंक हो सकती हैं या फिर नॉन बैंक कंपनीज हो सकती हैं,
जैसे आपने पेटीएम मनी पे अगर आप जाके देखो तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड बाई करने का ऑप्शन होता है। लाइकवाइज जीरोधा का ऐप है क्वाइन, वहाँ पे भी आप जाके म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, राइट। सो ये जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये या तो बैंक्स हो सकते हैं या फिर नॉन बैंक कंपनीज हो सकते हैं। अब आप इसको रिलेट करना यहाँ से कि इसकी मीनिंग क्या है। तो जो रेगुलेशन आई है, इट इज़ अबाउट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। सो ये पीओपी ऐसे कंपनीज़ हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पेंशन मार्केट से किसी भी इन्वेस्टर को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को लिंक करते हैं। तो वही काम जो म्यूचुअल फंड में पेटीएम या फिर जीरोधा का है, वही काम यहाँ पे पीओपी का है। रेगुलेशन जो आई है, इट इज़ अबाउट कि अगर आप अगर आप एक टाइम किसी का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार। मतलब कि कोई एक पीओपी अगर किसी इंडिविजुअल को रजिस्टर करता है तो एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसके थ्रू वो फिर किसी भी पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, भले ही वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करना चाह रहा हो किसी भी पेंशन फंड में। तो रेगुलेशन का पूरा पॉइंट यही होता है। अब अगर हम पीओपी की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि दीज आर एंटिटीज़ अपॉइंटेड बाय द पीएफआरडीए टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दी ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू ओपन एंड ऑपरेट देयर एनपीएस अकाउंट्स। तो मान लो कि जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप किसी एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड से, म्यूचुअल फंड से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसके रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो वहाँ से आप अपना सारा पैसा, ठीक है, लिक्विडेट करके आप किसी दूसरे फंड में पैसे लगा सकते हैं। लाइकवाइज अगर किसी एक एनपीएस अकाउंट में जो आपको वहाँ पे मूवमेंट दिख रही हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप किसी दूसरे फंड मैनेजर के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके थ्रू एक सिंगल या फिर एक आप ऐसे बोल लो कि यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। तो ये था पूरा जो डिटेल है उसके ऊपर। अब इसमें बैंक्स और नॉन बैंक्स दोनों अलाउड हैं। सो इसका आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस फिस्कल ईयर के बजट में, यूनियन बजट 23-24 के बजट में ये अनाउंस हुआ था फर्स्ट टाइम कि कुछ ऐसा स्टेप उठाया जाएगा, जो कि अब फाइनली जाके हुआ है। सो ये तो था इस रेगुलेशन के बारे में। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा कि नेशनल पेमेंट सिस्टम है क्या, और ये जो पूरी डिबेट होती रहती है एनपीएस वर्सेस ओपीएस, तो ये है क्या और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सो स्टार्ट करने के पहले एक इफेक्ट है जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा पहले, उसको हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब इसको हम इस टॉपिक से कैसे रिलेट करें। सो थोड़ा पहले चलना पड़ेगा 90s में। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद कुछ साल तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक ठाक थी। गवर्नमेंट्स ने अपने जो उनका 5 ईयर का टर्म होता है वो उन्होंने कंप्लीट किया। प्रॉब्लम ये हो गई कि 1996 में जब इलेक्शंस हुए, सो उस समय भारतीय जनता पार्टी जो कि फॉर्म हो चुकी थी, सो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बट इनके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, एज इन कि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो खुद से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लाके एक वहाँ पे अलायंस बनाया और उनकी फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनी। बट ये गवर्नमेंट 13 डेज़ में ही टूट गई, इसलिए कि जो कोलिशन पार्टनर्स थे उन्होंने सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लिया। अब इसके रीजंस अगर आप सर्च करो तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे। उसमें से एक ये भी था क्योंकि इनके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, बीजेपी के पास। सो जितनी भी पार्टी साथ में आई थी सबको इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ चाहिए थे मिनिस्ट्री में, यूनियन कैबिनेट में, बट हर किसी को खुश रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे जो डिफरेंट वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने वाजपेयी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, कोलिशन गवर्नमेंट को, तो वो जो डिसकंटेंट था वो यहीं से स्टार्ट होता है। एंड और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मैग्नीफाई होता गया। पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट 13 डेज़ में टूट गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो जनता दल, तो ये जो जनता दल सेगमेंट था जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ थी, कर्नाटका की जेडीएस, बिहार की जेडीयू और ऐसे करके बहुत सारी पार्टीज़ और भी, तो इन्होंने मिल के कोलिशन बनाया और इन्होंने पीएम फेस बनाया एचडी देवगौड़ा को, जो कि उस समय कर्नाटका के सीएम थे। बट उनकी भी गवर्नमेंट नहीं चली, क्योंकि रीज़न फिर वही है कि अगर आप बहुत सारे पार्टीज़ के साथ मिल के कोलिशन अगर बहुत बड़ा हो एंड उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
तो आप सबको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ नहीं दे सकते। अब जैसे मान लो हर कोई चाहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है जो कि किसी कोलिशन की पार्टनर है, तो उनको कुछ मिनिस्ट्रीज़ जैसे कि फिनांस मिनिस्ट्री, रेलवे, तो ये सब सबको चाहिए होता है, लेकिन सबको दिया नहीं जा सकता। सो काफ़ी सारे रीजंस हैं ऐसे ऐसे। देवगौड़ा गवर्नमेंट भी नहीं चली, वो भी बहुत जल्दी टूट गई। फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल पीएम बनते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट नहीं चली। इनफैक्ट 96 से लेकर 98 के बीच में 3 बार गवर्नमेंट फॉर्म हुई, बट किसी ने भी अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं किया। अब ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको गिनवाई अभी, उससे एक चीज़ पता चलती है कि उस टाइम पे 96 से लेकर 98 के बीच में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जब भी ऐसा हुआ है कि इंडिया में कोई चीज़ ऐसी हुई हो जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई हो, तो हमारा एक नेबर पाकिस्तान, उसको इसका बहुत एडवांटेज मिलता है, एंड यही वो टाइम चूज़ करता है हमेशा जब वो हम पे अटैक कर पाए। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब नेहरू की डेथ हुई उसी के जस्ट बाद, कुछ सालों के भीतर पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, 65 का अटैक, ठीक है। फिर उसके बाद जब जब ऐसा हुआ है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ी है, तब तब हम पे अटैक्स हुए हैं। तो जब 98 में गवर्नमेंट वाजपेयी की दोबारा से बन जाती है, एंड इस समय ऐसा लगता है कि अब ये गवर्नमेंट हो सकता है ऐसा कि अपना फुल टर्म कंप्लीट करे। उसी टाइम पे जस्ट एक साल बाद 1999 में कारगिल वॉर स्टार्ट हो जाता है। कारगिल वॉर स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा कि जब भी कोई वॉर कहीं पे भी हो रही होती है, जैसे आपके सामने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रसिया यूक्रेन का, इसराइल का, पैलेस्टीन का, और अभी जस्ट ये लास्ट 24 आवर्स की न्यूज़ है कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया जस्ट, और उसमें रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान पे अटैक कर दिया। तो जहाँ भी अटैक्स हो रहे होते हैं, जहाँ भी वॉर जोन है, सो वहाँ पे इकनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। वॉर को फंड करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बिना वेपन्स के, बिना सप्लाईज़ के कोई भी वॉर बहुत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती। सो जब 1999 में जब हम वॉर पे थे, तो उस समय गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ गया कि हम कैसे उस फाइट में बने रहें और हम पाकिस्तान को बीट कर पाएँ। बट ये तो 1999 की बात है। उसके पहले भी जो वेरियस गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, सो हर बार ऐसा होता है कि पावर में बने रहने के लिए और नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों का वोट लेने के लिए काफ़ी ऐसे प्रोमिसेस किए जाते हैं जो एक्चुअली में गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कॉस्टली प्रूव होते हैं इन दी लॉन्ग टर्म। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इसी के बैकड्रॉप में जब वॉर ख़त्म होता है और वाजपेयी गवर्नमेंट जो 1999 में फॉर्म हुई थी दोबारा से, वो अपना फुल टर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाली होती है। 4th ईयर में वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये आया था 2003 में। सो FRBM एक्ट 2003 में ऐसे ऐसे प्रोविजंस रखे गए जिसको कि फॉलो करके गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था लास्ट 5 to 6 ईयर्स में। सो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। बस इस एक्ट से सारा काम हमारा होने वाला था नहीं, सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि जो ईयरली बजट होता है किसी भी मिनिस्ट्री का, या फिर आप ऐसे समझ लो कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनको जो बजट मिलता है इसमें से अराउंड 50 to 60% ये पैसे जा रहे हैं जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के स्टाफ हैं उनकी सैलरी में, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके पेंशन में। अब जो बाकी का पैसा बच रहा है 40%, तो इसी से हमें वेपन्स लेने होते हैं, और जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं डिफेंस सेक्टर में वो इन्हीं पैसों से होता है। तो बोलने को हमारा डिफेंस बजट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट कर पाते हैं अपने फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में, अपने जो हमारे वेपन्स वगैरह हैं, सो काफ़ी उसमें ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी भी MiG-21 यूज़ कर रहे हैं जिसको कि रसिया भी यूज़ नहीं कर रहा। रसिया ने उसे 40 ईयर्स पहले ही वहाँ से अपने फोर्सेस से फेज आउट कर दिया था, बट हम उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। सो FRBM एक्ट हो गया। उसके बाद जो इमीडिएट नीड फील हुई कि कैसे जो हमारा पेंशन का पूरा कॉर्पस है, जो कि हर साल गवर्नमेंट को उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था, तो उन्होंने ये सोचा कि अब भी जो रिटायर हो चुके हैं उनको तो हमें पेंशन देना ही पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद यही दिक्कत कंटिन्यू होकर ना रहे,
उसके लिए उन्होंने क्या किया कि नेशनल पेमेंट सिस्टम इसको इस्टेब्लिश किया। सो ये आया था 2003 के दिसंबर में ही, बट ये एप्लीकेबल रहा 1 जनवरी 2004 से। उस समय ये बस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही लाया गया था, और ख़ास करके जो डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, जो आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है, बस उनके लिए था। बट धीरे धीरे फिर इसको प्राइवेट सेक्टर और इवन की अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी ओपन किया गया। लेकिन शुरू में जब ये लॉन्च हुआ था तो उस समय सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, एंड वो भी वो एम्प्लॉयज़ जो कि डिफेंस फोर्सेस के पार्ट नहीं हैं। ठीक है, अब जो इसका बेसिस है वो एक रिपोर्ट आई थी 1998 में, सॉरी 1998 में। इसको बोलते हैं ओएसिस रिपोर्ट, दैट इज़ ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। अब ये जो रिपोर्ट थी इसी के बेसिस पे फिर एनपीएस को लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया था। सो ये चीज़ें चल रही थी बहुत पहले से, बीच में ओबियसली वॉर था 1999 में, तो इसके लिए इस पर कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाया था। जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हुई तब एनपीएस को लॉन्च किया गया। 2009 में जो मैंने आपको बताया कि जब ये पहले लॉन्च हुआ था तो उस समय सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही था, बट धीरे धीरे इसको बाकी सेक्टर्स के लिए भी ओपन किया गया। इसको रेगुलेट करने का काम वो होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इन शॉर्ट पीएफआरडीए। तो पेंशन सेक्टर की जो रेगुलेटर है हमारे यहाँ वो पीएफआरडीए है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? पब्लिक सेक्टर के लिए ये ओपन है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है, बट आर्म्ड फोर्सेस इसके पार्ट अभी भी नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो पेंशन स्कीम है वो भी बहुत न्यूज़ में रही है, जिसको हम बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन, OROP। सो उनके लिए वो सिस्टम चलता है। लेकिन अगर हम सिविलियंस की बात करें तो उसके लिए एनपीएस लॉन्च किया गया 2004 में, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो इंडियन सिटीज़न, भले ही वो इंडिया के बाहर रह रहे हों, लेकिन अगर वो इंडियन सिटीज़न है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एज ग्रुप जो होना चाहिए वो 18 to 65 होना चाहिए। बहुत जगह आप देखोगे जो पुरानी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे आपको 18 to 70 भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको 18 to 60 भी दिखेगा, लेकिन जो अपडेटेड फैक्ट है वो है 18 to 65। फिर है केवाईसी उनकी होनी चाहिए, और केवाईसी से ही रिलेटेड है जो आज का हमारा टॉपिक था कि ये क्यों न्यूज़ में था। अच्छा, उसके बाद उनके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग एनपीएस अकाउंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो यूनिक अकाउंट होती है वो सिंगल अकाउंट ही आपको हर जगह काम आता है, आप बार बार ये अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आगे हम देखेंगे एक वहाँ पे टर्म आएगा जिसको बोलते हैं प्रान, PRAN। तो ये एक यूनिक आईडी है, और इस आईडी के थ्रू भले आप चाहो तो कोई किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आईडी आपकी सिंगल ही रहेगी। ओके, उसके बाद 2 मोड्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसमें। अब इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले ही ये पेंशन के लिए या फिर पेंशन फंड की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है बोलना क्योंकि आपको रिटायर होने के बाद रेगुलर पेंशन मिले, इसके लिए आप अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट कम पेंशन फंड भी बोलते हैं। सो जो मोड है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का वो 2 हैं। एक है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होगा, वेयर द फंड्स आर इन्वेस्टेड बेस्ड ऑन द सब्सक्राइबर्स एज। मतलब कि आप जिस एज ग्रुप में या फिर जिस एज ब्रैकेट में मार्केट में एंटर कर रहे हो, सो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, या फिर या फिर जिस टाइप के सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा लगने वाला है तो वो सिक्योरिटीज़ क्या क्या हों ये आपके एज पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर कोई बहुत आप ऐसे सोच लो कि कोई बहुत ज़्यादा एजेड पर्सन अगर वो 50 ईयर्स में किसी एनपीएस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो जो उसका पूरा पोर्टफोलियो होगा, एज इन कि वो जिस फंड में पैसे लगा रहा है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, सो दैट उसकी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड किया जा सके, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि वो रिटायर होने के बाद अगर कुछ लॉस होता है मान लो इन्वेस्टमेंट में तो उसको रिकवर कर पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग रिटायरमेंट एज के आसपास होते हैं तो उनका मैक्सिमम पैसा फिर डेट सिक्योरिटीज़ में ही लगता है। सो ऑटो मोड जो है या फिर ऑटो चॉइस, उसमें एज के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस टाइप के
फंड में, और उस फंड की कंपोजिशन क्या है, मतलब कि उसका कितना पैसा इक्विटी में लगना है, कितना पैसा डेट में, वो डिसाइड होगा उनके एज के बेसिस पे। जो दूसरा तरीका है वो है एक्टिव चॉइस, जिसमें कि इन्वेस्टर खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस में लगाना है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि रिटायर होने वाला हो, बट उसका अपना मन है कि वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में ही पैसे लगाना चाह रहा है, वो रिस्क लेने को तैयार है, तो इस केस में अलाउ किया गया है कि आप दूसरे रूट से इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अगर चूज नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके पैसे इन्वेस्ट होंगे वो ऑटो चॉइस वाले फंड्स में इन्वेस्ट होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो अकाउंट होता है ये पोर्टेबल है, मतलब कि इसको आप मान लो कि किसी एक फंड में आपने पैसा लगाया, वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप दूसरे फंड में पैसा लगा सकते हैं, बट आपका एनपीएस अकाउंट वो यूनिक रहेगा, वो सेम ही रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे बाद में डिलीट करने पड़ गए, जो आपको पीडीएफ मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि सपोज रिटायरमेंट के एज तक जितने भी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, सो उसका एक डेफिनेट परसेंटेज वो विड्रॉ किया जा सकता है। मतलब ये 60% है अभी, कि जितना भी पैसा जमा हो रखा है रिटायरमेंट तक, उसका आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं, और जो बाकी का 40% है वो आपको एन्युटी के फॉर्म में उसी में छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि जो आगे आपको पेंशन मिलने वाली है वो इसी 40% एन्युटी अमाउंट के वजह से है। तो ये जो 40% होगा इसी के बेसिस पे हर महीने पेंशन मिला करेगी। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने किसी फैक्ट के ऊपर बात नहीं की है, बस ऊपर इसका ओवरव्यू देखा है कि ये वर्क कैसे करता है। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़े फैक्ट्स पे। सबसे पहले ये वॉलंटरी स्कीम है, और इसमें मिनिमम अमाउंट जरूर फिक्स है बट मैक्सिमम नहीं है। मतलब कि अगर कोई मंथली इसमें कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो कोई मंथली कर सकता है, या फिर कोई क्वार्टरली कर सकता है, या फिर हाफ ईयरली कर सकता है, या फिर साल में एक बार वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो मिनिमम अमाउंट है, अगर हम एक मंथ की बात करें तो या तो वो 500 पर मंथ है, या फिर 1000 रुपी पर ईयर है। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया जा सकता है इन नेशनल पेमेंट सिस्टम सपोर्टेड फंड्स, तो उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। फिर आते हैं हम PRAN पे, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो यही वो नंबर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये यूनिक होता है जस्ट लाइक योर आधार, और इसमें होते हैं 12 डिजिट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पोर्टेबिलिटी। तो आपका एनपीएस अकाउंट या फिर प्रैन ये सेम रहने वाला है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बारी। भले ही आप किसी भी लोकेशन से इसको यूज़ करो, प्रैन नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये मैंने आपको समझाया कि जैसे म्यूचुअल फंड का जो तरीका है ऑलमोस्ट वही तरीका होता है पेंशन फंड का भी। तो म्यूचुअल फंड मार्केट में सेबी रेगुलेट करती है, और अगर हम पेंशन फंड की बात करें तो वहाँ पे रेगुलेट करने का काम किसका है, PFRDA का। ओके, अब अगर हम सिर्फ प्रैन नंबर की बात करें तो इसके थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक हो गया ऑटो, दूसरा है एक्टिव। बट इसके बाद भी दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, मतलब कि आपके प्रैन नंबर से लिंक्ड दो टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं। जो पहला अकाउंट है दैट इज़ टीयर 1 अकाउंट। टीयर 1 क्या है? सो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू पैसे उसी फंड्स में लगेंगे जिसमें कि डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। मतलब कि ये नॉन विड्रॉवल हुआ करता था पहले, बिकॉज इसमें इनकम टैक्स में रिबेट दी जाती है, ठीक है। अब इनकम टैक्स में आपको रिलीफ मिले, इसके लिए ज़रूरी था कि इसमें से पैसे ना निकाले जाए। तो जो पहले का रूल था जब ये लॉन्च हुआ था तो उस समय ये था नॉन विड्रॉएबल, बट बाद में इसको चेंज किया गया एंड ये बोला गया कि 3 बार तक पैसे निकाले जा सकते हैं, और हर बार जब कोई पैसे विड्रॉ करेगा अपने एनपीएस अकाउंट से, सो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका वो मैक्सिमम 25% तक ही पैसा एक बार में निकाल सकता है। तो ये रूल है, बस ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा फैक्ट नहीं है,
ठीक है, मैक्सिमम 25% तक वो पैसा निकाल सकता है एक बार में, और ऐसा करके 3 बार निकाला जा सकता है। बाकी जो टियर 2 अकाउंट है उसमें ये बोला गया है, ठीक है, कि इसके थ्रू आप चाहो तो पैसे कितने बार भी निकाल सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट इसके अंडर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं टियर 1 अकाउंट में, और इसमें लिमिट है कि मैक्सिमम 3 बार आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन जो टियर 2 अकाउंट है उसमें पैसे निकालने की या फिर पैसे निकालने की फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, बट इसमें इनकम टैक्स में बेनिफिट कोई नहीं मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम या और न्यू पेंशन स्कीम। इसको बोलने का सेंस ये है बेसिकली कि जब एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके बाद जो पेंशन मार्केट की ओरिएंटेशन हुई, मतलब उसके बाद जो पेंशन फंड्स आने लग गए, तो उसी को दूसरे वर्ड्स में बोला जाता है न्यू पेंशन सिस्टम, क्योंकि किसी पेंशन सिस्टम का नाम न्यू या फिर ओल्ड नहीं होता, वो लोगों का बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट सिस्टम के आने के बाद जो हमारी स्कीम बनी उसको बोलते हैं एनपीएस या फिर न्यू पेंशन स्कीम। अब इसको कंपेयर किया जाता है कि 2003 के पहले जो एग्जिस्ट कर रहा था उससे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, खास करके अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो तो उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ओपीएस को फेवर करती हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ओपीएस ये मतलब एप्लीकेबल भी हो चुका है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि आप बहुत सारे स्टेट्स में आप सुनते होंगे कि वहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत सारे फ्रीबीज़ को अनाउंस किया है, फ्री वाटर, फ्री बिजली, ठीक है, या फिर जो फार्मर्स के लोन्स होते हैं उनको कम्प्लीटली एकदम साइन ऑफ करना, ठीक है, वेव ऑफ करना। सो ये सब जो चीज़ें हैं जिसको कि हम बोलते हैं फ्रीबीज़, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने और इवन आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्टली ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट्स दी हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहने के लिए ऐसे टूल्स को यूज़ कर रही हैं, उसका असर उनके फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और फिजिकल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट ऐसे आता है कि जब आपका बजट, जो आपका ईयरली पूरा बजट है, उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन अगर सैलरी देने में या फिर किसी के पेंशन को फंड करने में जा रहा हो, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए पैसे बहुत कम बचेंगे। और यही कारण है कि ओपीएस को अगर आप मार्केट में किसी भी एक्सपर्ट से पूछो तो वो ओपीएस को फेवर नहीं करेगा। उसका रीज़न ये था कि जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, मतलब रिटायर होने के जस्ट पहले जो उसका लास्ट मंथ रहा हो, तो उस समय जो उसकी सैलरी होती थी, तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये दोनों को मिला के और इसका आप 50% कर दो। इस अमाउंट को पेंशन की तरह दिया जाता था रिटायर होने के बाद, और ये पूरा कंट्रीब्यूशन होता था गवर्नमेंट की तरफ से। तो मान लो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके पेंशन को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो उसको पैसे दिए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। बट स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा अगर आप ऐसे देखो तो वो बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। तो भले पेंशन अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका पैसा भले स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा हो, लेकिन जो वहाँ के स्टेट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर साल पैसा मिलता है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन फिर ये पेंशन को पे करने में खर्च कर रहे होंगे। सो ये कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ओपीएस को बोला जाता है कि ये लॉन्ग टर्म में फिजिबल नहीं है, और इससे फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी स्टेट्स की, खास करके उनकी जो कि ओपीएस को ऑप्ट कर रहे हैं। सो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस है जो आपको दिखाई देगा। ओपीएस में क्या था कि जब तक वो रिटायरमेंट के बाद जब तक वो अलाइव रहेंगे तब तक उनको बेसिक सैलरी प्लस डीए, इसका 50% पेंशन की तरह मिलता रहेगा। पूरा खर्चा इसमें गवर्नमेंट का है। और दूसरा कि इसमें मंथली पेमेंट जो है वो फिक्स होती है, मतलब कि रिटायरमेंट के जस्ट पहले जो उनका बेसिक सैलरी और प्लस डीए रहा होगा उसका हाफ उनको मिला करेगा हर महीने, ये फिक्स था। तो इसलिए ओपीएस में जो पेंशन अमाउंट है वो फिक्स है। बट अगर हम यहाँ पे देखें इसमें एनपीएस में, तो एनपीएस में क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुद अपने अपने पेंशन का पैसा दे रहे हैं हर महीने, ठीक है, या फिर हर साल जैसे भी है। उसके बाद गवर्नमेंट को भी देना है साथ में। फिर अगर आप ऐसे देखो तो ये जो पैसे जा रहे हैं
इसको इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब कि ये मार्केट लिंक्ड है। अब मार्केट लिंक्ड होने का फ़ायदा क्या हो गया कि सरकार ये नहीं बोल सकती एकदम डेफिनिट हो गए बिल्कुल कि आपको इतने ही रुपए पेंशन की तरह मिलेंगे बाद में। वो मार्केट पे डिपेंड करता है, जिस भी फंड में, पेंशन फंड में पैसे लगे हैं उसके रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेंशन अमाउंट आपकी कितनी होगी बाद में। जबकि ओपीएस में ये फिक्स हुआ करता था। तो अगर मार्केट लिंक्ड है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और उन पे फिजिकल बर्डन भी कम हो जाता है। जबकि अगर इसको फिक्स रखा जाए तो इतने पैसे सरकार को देने ही होते थे हर हाल में। तो एक ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा, रिटायरमेंट के बाद जो टोटल कॉर्पस होगा उसका 60% ये विड्रॉ कर सकते हैं और वो होता है टैक्स फ्री। जो बाकी का 40% है वो अभी भी वहाँ पे सेव रहेगा एंड वो एन्युटी के फॉर्म में चला जाता है, मतलब कि इससे फिर उनको मंथली पेंशन अमाउंट मिलती रहती है। सो ये कुछ फ़ायदे थे इसके। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आप एक बार इसको देख लेना क्योंकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप देख चुके हो। अगर एग्ज़ाम में चाहे वो एस्से हो, वैसे एस्से इस टॉपिक के ऊपर नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ये 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि इसी में आपका आंसर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी जो स्टैटिक चीज़ें हमने इसके पहले कवर कर रखी हैं एनपीएस के बारे में, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए कि इसका तरीका क्या है फंक्शन करने का। तो आप शुरू में इंट्रो में थोड़ा सा ये बता दोगे कि एनपीएस क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और बाद में अगर आप ये बता रहे हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और अगर ओपीएस इंप्लीमेंट होती है तो इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, उसका आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आप सोचो ऐसे कि इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% गवर्नमेंट पे करती रहे हर महीने तो ओवरऑल ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहाँ पे हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए, अगर वहाँ पे पेंशन के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, तो जो इफेक्टिव अमाउंट है जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए ओपीएस लॉन्ग टर्म में फिजिबल नहीं है। इस पॉइंट पे आपको बार बार फोकस करना होगा एंड इसी को आप थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखोगे आंसर में अपने। तो आज का कंटेंट इतना ही है। बाकी आप इसके लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखना, उसको आप अटेम्प्ट करना, और आर्टिकल्स के लिंक सबसे लास्ट स्लाइड पे दे रखी हैं तो वो आपको क्लिक करके देखना है। डिटेल में हम उसको कवर करेंगे पीआईबी सूत्रा में या फिर संपूर्ण फाइल में, बट अभी के लिए आप बस एक बार आर्टिकल रीड कर लेना सो दैट मंथ एंड में जब पीआईबी सूत्रा आती है रिलीज़ होके तो आपके लिए वो रीड करना आसान हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।